एक कमरे के सामने रुककर फेरो ने दिलचस्प निगाहों से अंदर देखा। वहां 10-15 अफराद बंद थे। निहायत खस्ता हालत थी उनकी, लेकिन उनकी आंखों में सुलगती नफरत की चिंगारियां साफ देखी जा सकती थीं। उनमें से एक ने कहा, आइवान फेरो, आज तुम हमें देख लो, लेकिन उस दिन का इंतजार करो जब हम सब मिलकर तुम्हें फना कर देंगे। फेरो ने उनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर कहा, आहिस्ता आहिस्ता ये अपना जहनी तवाजुन खोते जा रहे हैं। दफतन एक हल्की सी आवाज फजा में उभरी और फेरो चौंक पड़ा। बोला, एक पैगाम है मेरे लिए, जरा दूर हटकर सुनूंगा। वो खुदकार कुर्सी को हॉल के दूसरे सिरे पर ले गया। मैंने सलाखों के करीब खड़े हुए शख्स से कहा जिसने पेशन गोई की थी, मुझे देख लो, पहचान लो। वो दिन मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा जब तुम फेरो को फना कर दोगे। खुद को उसके लिए तैयार कर लो, अपने साथियों को ये खुशखबरी सुना दो, वो वक्त करीब आ गया है। वो आहिस्ता से बोला, तुम कौन हो? मैंने कहा, यह तफसीली गुफ्तगू का वक्त नहीं है, शैतान हमारी आवाज सुन लेगा, लेकिन मैंने जो कहा है उसे पत्थर की लकीर समझो। ये कहकर मैं उस जगह से हट आया। अब फेरो को भी मुझ पर कोई शुबा नहीं होना चाहिए था। फेरो पैगाम सुन चुका था। उसने हाथ से मुझे बाहर चलने का इशारा किया। इस दौरान मैं उन जंगलों के दरवाजे का जायजा ले चुका था। बाहर निकलते हुए मैंने यहाँ तक के रास्ते को भी जहन में महफूज कर लिया था। फेरो ने कहा, हायल जोशियो की तरफ से एक पैगाम मिला है, मुझे कुछ अहम काम करने हैं। तुम्हारे बारे में मैं संजीदगी से सोच रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारी शर्त पूरी करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ वक्त लगेगा। मुहाफिजों को हिदायत कर दी जाएगी कि तुम्हारा उस वक्त तक एहतराम करें जब तक तुम्हारी तरफ से कोई गलत इकदाम ना हो, इसलिए पुरसुकून रहना जरूरी है। मैंने बेजार लहजे में कहा, अगर मेरी तौहीन करते रहना जरूरी है तो तुम्हें इख्तियार है मिस्टर फेरो। भारी बदन वाले एक शख्स को मेरे खिदमतगार के तौर पर मुकर्रर कर दिया गया। ये जली जली शक्ल वाला एक बदशक्ल आदमी था। उसने मुझे एक आरामदेह कमरे में पहुंचाया और मशीनी अंदाज में बोला, कोई हुक्म मास्टर? मैंने कहा, सदियों से कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए। उसने कहा, अभी हाजिर करता हूं, और वापसी के लिए मुड़ गया। मैंने कहा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? उसने तुर्श लहजे में कहा, नाम बताने का हुक्म नहीं दिया गया मुझे। ये कहकर वो बाहर निकल गया। मैं सीटी बजाने किसी अंदाज में होंठ सुकोड़ कर रह गया। इन हंगामा खेज हालात में मुझे अब मौका मिला था कि मैं उनके बारे में कुछ सोच सकूं। रहमत खुदाबंदी थी कि अब तक जिंदगी बची हुई थी, वरना मौत तो बार बार करीब आकर गुजर जाती। कुदरत अभी जिंदा रखना चाहती थी और यकीनन इस जिंदगी का कोई मसरफ जरूर रहा होगा। बेचारी शहरी बदतरीन मौत मारी गई थी, लेकिन इस बेबसी के आलम में उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। चिड़चिड़ा खादिम नाश्ते की ट्रे ले आया। उसमें कॉफी की प्याली भी रखी हुई थी। वापस मुड़ा तो मैंने कहा, तुम कौन सी चाबी से चलते हो दोस्त? वो रुक गया और स्विच बोर्ड की तरफ उंगली उठाकर बोला, मेरी जरूरत हो तो वो बटन दबा देना। मैंने कोई जवाब न दिया। नाश्ता करते हुए मैं मौजूदा हालात के बारे में सोचता रहा। हायल जोशियो को बेनकाब करने की बात सिर्फ एक ढकोसला थी। मैंने आइवान फेरो से जान बचाने के लिए ये खेल खेला था और इत्तेफाक से मेरा तीर निशाने पर बैठा था, वरना ये हकीकत थी कि मैं उसकी गर्द भी नहीं पा सकता था। हायल जोशियो एक आलम के लिए मुसीबत बना हुआ था। मैं क्या और मेरी औकात क्या। अब मसला ये था कि मुझे क्या करना चाहिए। आइवान फेरो के चुंगल से निकलना भी मुश्किल काम था। यहाँ मौजूद कैदियों के बारे में भी मेरे दिल में एहसास था। उनकी जिंदगी कुछ भी रही हो, लेकिन वो जिस हालत में थे वो काबिल नफरत थी। इंसानियत की ये तजलील मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। मैं प्लानिंग करता रहा, कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसा कुलिया जिसकी बुनियाद पर फेरो को मुतासिर किया जा सके। दिल में कुछ और फैसले भी किए। सोचा कि तहजीब मैल्कम एक्स के जरिए अब तारीना को पैगाम दिया जाए। उसे कहा जाए कि यहाँ के हालात उलझे हुए हैं और जिन लोगों को मुखलिस समझा जा रहा है वो जोशियों के जाल में फंसे हुए हैं। तन्हा कोई काम मुश्किल ही नजर आता है। वक्त गुजरता रहा। दूसरे दिन सुबह को मुलाजिम नाश्ते की ट्रे लेकर आया तो उसका अंदाज बदला हुआ था। मैंने कहा, खैरियत, आज तुम्हारे चौखटे में कुछ तब्दीली नजर आ रही है। उसने मुस्कुरा कर पूछा, कैसी तब्दीली? मैंने कहा, यही देख लो, इस वक्त तुम मुस्कुरा रहे हो। बोला, इसकी एक वजह है। मैंने पूछा, वो क्या? उसने कहा, वो मौजूद नहीं है। मैंने कहा, कौन? उसने कहा, आइवान की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, ओ, उसकी मौजूदगी में तुम्हारा मूड बिगड़ा रहता है। वो मुस्कुरा कर बोला, ये बात नहीं है। मैंने कहा, फिर क्या बात है? वो बोला, उसकी एक खुफिया रिहाइश गाह है जहाँ इस जजीरे के एक एक चप्पे पर होने वाली गुफ्तगू सुनी जाती है। उसने ऐसा निजाम कायम कर रखा है जिसकी बुनियाद पर वो खुद को हर बात से बाखबर रखता है और बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि उसके पास कोई ऐसा निजाम है। लोग इसे उसकी हैरत अंगेज कुव्वतों का करिश्मा समझते हैं। मैंने कहा, तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? उसने कहा, बस ये मेरा अपना काम है। मैंने कहा, तुम्हें यकीन है कि इस वक्त हमारी गुफ्तगू नहीं सुनी जा रही? उसने पूरे तमाद अंदाज में कहा, यकीन है।
میں نے کہا ممکن ہے اس کی کوئی قائم مقام شخصیت اس کی غیر موجودگی میں یہ کام انجام دے رہی ہو۔ وہ بولا یہی تو دلچسپ بات ہے، بعض اوقات انسان اپنی احتیاط کے جال میں پھنس جاتا ہے اور وہیں نقصان اٹھاتا ہے۔ وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا، اس لیے اس نے اپنا یہ راز کسی کو نہیں دیا۔ میں نے کہا اس طرح تو تم بہت اہم آدمی ہوئے، لیکن تمہیں اس کی خفیہ جگہ کا علم کیسے ہوا؟ وہ بولا چھوٹا سا آدمی ہوں، معمولی سا خادم، ذہنی طور پر صرف ایک غلام، ایسے لوگوں پر کون توجہ دیتا ہے؟ میں نے کہا کام کے آدمی ہو دوست، اب تو اپنا نام بتا ہی دو۔ اس نے کہا شورٹو۔ میں نے گردن ہلائی لیکن پھر چونک پڑا۔ شورٹو؟ اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا آپ کا خادم مسٹر علی، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوگا کہ وہ مر چکا ہے۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شورٹو کی اصل آواز میں نے پہچان لی تھی۔ میرا چہرہ حیرت کا مرقع بن گیا تھا۔ وہ بولا سمندر کی گہرائیاں مجھے نہ نگل سکیں چیف، اور میں ان لوگوں کو ڈاج دے کر یہاں تک آ گیا۔ بڑی مشکلات پیش آئی تھیں لیکن تقدیر میرا ساتھ دیتی رہی اور بالآخر میں نے یہ شکل اختیار کر لی۔ میرے منہ سے نکلا خدا کی پناہ، یہ تم ہو؟ وہ بولا ہاں چیف۔ میں نے کہا شورٹو، تمہاری زندگی سے مجھے جتنی خوشی ہوئی ہے بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ میک اپ؟ وہ بولا میں نے خود کیا ہے چیف۔ میں نے کہا بہت شاندار ہے، تمہیں میک اپ کا سامان کہاں سے مل گیا؟ اس نے کہا دشمن کی کچھار سے۔ میں یہاں بڑے سکون سے کام کرتا رہا ہوں، لیکن تم یہاں تک آؤ گے چیف، مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ میں نے کہا شورٹو، تمہارے مل جانے سے مجھے بہت مسرت ہوئی ہے، میں خود کو 1000 گنا زیادہ طاقتور محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اب یہ بتاؤ چیف، تمہاری یہاں کیا پوزیشن ہے؟ میں نے کہا بے حد خطرناک، کوئی بھی لمحہ میرے لیے موت کا لمحہ بن سکتا ہے۔ اس نے کہا مجھے تو تمہاری زندگی پر ہی حیرت ہے، یقیناً فیرو کے ذہن میں کوئی لمبا منصوبہ ہوگا، ورنہ وہ درندہ صفت وحشی اپنے کسی بھی دشمن کو ایک لمحے کے لیے بھی زندہ چھوڑنے کا عادی نہیں۔ میں نے کہا میں بھی ایک چکر میں بچا ہوا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا چیف؟ میں نے کہا میں نے اسے چیلنج کیا ہے کہ ہائل جوشیو کو بے نقاب کروں گا اور اس نے میرا یہ چیلنج قبول کیا ہے۔ شورٹو نے کہا اوہ مگر چیف کیا تمہیں یقین ہے کہ ہائل جوشیو اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ میں چونک پڑا، کیا مطلب؟ وہ بولا دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن امکان یہی ہے کہ وہ خود ہی ہائل جوشیو ہیں۔ اس پورے علاقے میں ایک بھی انسان تمہیں ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے کہ وہ ہائل سے واقف ہے۔ اس بات سے تم کیا اندازہ لگا سکتے ہو؟ میں نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ شورٹو انگلی اٹھا کر بولا صرف ایک، ہائل جوشیو صرف ایک نام ہے جس کی آڑ لی گئی ہے۔ دوسرا طاقتور آدمی فیرو ہے، اس نے ہائل کا کھیل شروع کر کے خود کو دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے چیف۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ شورٹو کی بات میں وزن تھا، اس کے امکانات ہو سکتے تھے، ایک بے حد چالاک انسان یہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ فیرو نے ہائل کا نام تخلیق کیا، اس کے نام سے کاروبار کیا اور خود کو دوسری بڑی پوزیشن دے دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہائل سے دشمنی کا کھیل بھی رچایا تاکہ جوشیو کے دشمن اس سے رابطہ رکھیں اور وہ ان سے واقف ہوتا رہے۔ بڑا پیچیدہ کھیل تھا۔ ظاہر ہے میں قیامت تک کسی ہائل جوشیو کو برآمد نہیں کر سکتا تھا، البتہ اس سلسلے میں جو کچھ عمل کیا جاتا وہ اس کا جائزہ لے سکتا تھا اور خود کو محفوظ رکھ سکتا تھا۔ میں نے کہا اس طرح تو صورتحال اور خراب ہو گئی شورٹو۔ اس نے کہا تمہارا کیا پروگرام ہے چیف؟ میں نے پوچھا یہاں سے نکلنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا آج اور اسی وقت کچھ نہ کچھ کر لیا جائے، بعد کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ میں نے کہا اوہ لیکن مجھے سچویشن معلوم نہیں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے چیف، یہاں سخت انتظامات ہیں لیکن اس کے باوجود کوشش کی جا سکتی ہے۔ میرے پاس کافی سامان جمع ہے، ایمونیشن، دستی بم وغیرہ، اس کے علاوہ ایک اور پروگرام بھی ہے۔ میں نے حیرت سے سوال کیا یہ چیزیں تمہارے پاس ہیں؟ شورٹو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، بولا ہمیشہ کی عادت ہے چیف، اسے کچھ بھی کہہ لو۔ جس وقت ہائی سپیڈ بوٹ میں تم پہلی بار میرے ساتھ نکلے تھے تو تم نے یہی کہا تھا کہ کاش ایمونیشن کا انتظام ہوتا، اور میں نے تمہارے سامنے کشتی کے اندر ہی ایک اسلحہ خانہ پیش کر دیا تھا۔ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ اس نے کہا میں کہہ رہا تھا ہمیشہ کی عادت ہے، جہاں بھی ہوتا ہوں خوراک کے ساتھ اسلحے کو بھی ضروری سمجھتا ہوں اور اس کے انتظام میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ ایک خدمتگار کی حیثیت سے یہاں ہر جگہ آنے جانے کی آزادی تھی۔ تھوڑا تھوڑا ایمونیشن چراتا رہا اور اسے ایک ذخیرے کی شکل میں جمع کر لیا، اور اب میں اس میں خود کفیل ہوں۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا بہت عمدہ آدمی ہو شورٹو۔ وہ بولا میں نے کہا تھا نا چیف، ایک اور پروگرام بھی میرے ذہن میں ہے۔ میں نے کہا ہاں وہ کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا جزیرے پر محافظ کافی تعداد میں موجود ہیں، ہم دونوں ہر چند کے اسلحے سے لیس ہیں، لیکن ان سب سے مقابلہ ذرا مشکل ہے۔ یہاں فیرو کے ذاتی دشمنوں کا ایک قید خانہ بھی ہے۔ میں نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا قید خانے کی چابیاں ان 2 محافظوں کے پاس ہوتی ہیں جو وہاں پہرا دیتے ہیں۔
सबसे पहले उन्हें हलाक कर दिया जाए और कैदियों को खोल दिया जाए। ये कैदी हमारी मुश्किल आसान कर देंगे। मैंने कहा, कमाल है शॉर्टो, मैंने उन कैदियों से रिहाई का वादा भी किया है। मैं तुम्हारी तजवीज से 100% मुत्तफिक हूँ, मगर ये काम। शॉर्टो ने मुस्कुराते हुए कहा, आज, अभी। मैंने कहा, इस जजीरे से निकलने के लिए क्या बंदोबस्त हो सकता है? उसने कहा, हमें जुनूबी साहिल पर चलना होगा। वहाँ खाड़ी में चंद कश्तियां मौजूद होती हैं, उनमें से कोई कश्ती हमारे काम आ सकती है। मैंने कहा, ठीक है, यकीनन तुम इस दौरान बहुत कुछ करते रहे होगे। वो बोला, हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहना मेरी आदत में नहीं है, तो मैं जाऊं? मैंने पूछा, तुम्हारा असलहे का जखीरा कहाँ है? वो बोला, बस अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। अब जाऊं? मैंने कहा, खुदा हाफिज, और शॉर्टो बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं उसके प्रोग्राम के बारे में सोचने लगा। अगर इसका आगाज करके नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो इसके बाद जिंदगी का कोई चांस नहीं होगा। कैदियों का मामला भी बेहद खतरनाक था। वो नीम दीवाने हो चुके थे, कहीं हमारे लिए ही खतरा न बन जाएं। उन्हें उस जजीरे से निकालकर किसी महफूज मकाम तक पहुंचाने का तसव्वुर ही बेकार था। हमारे पास इतने वसाइल न थे, सिर्फ उन्हें उन कैद खानों से निकाला जा सकता था। उसके बाद उनकी तकदीर। शॉर्टो का इंतजार करता रहा। वो तकरीबन 20 मिनट के बाद आया, लेकिन बड़े दिलचस्प अंदाज में। एक बड़ी सी ट्रॉली धकेलता हुआ लाया था जिस पर बर्तन सजे हुए थे। एक डिश में दस्ती बम लड्डुओं की तरह चुने हुए थे, एक काब में अलग अलग हो जाने वाली खुदकार राइफलों की नालें, दूसरी में उनके हैंडल और तीसरी में दरमियानी चीजें थीं। ट्रॉली के नीचे हिस्से में कारतूसों के पैकेट जमे हुए थे। उसके अलावा कैनवस के 2 थैले भी फोल्ड किए हुए मौजूद थे। बिल्कुल निचले हिस्से में पनीर, मक्खन और डबल रोटियां रखी हुई थी। पूरी ट्रॉली खचाखच भरी हुई थी। शॉर्टो ने कहा, मैंने मेकअप के सामान का पैकेट भी एहतियातन रख लिया है, मुमकिन है कहीं काम आ जाए। क्या ख्याल है चीफ? मैंने कहा, तुमने कमाल किया है शॉर्टो, तारीफ बाद में करूंगा, फिलहाल हमें तेजी से काम करना चाहिए। शॉर्टो ने कहा, ओके चीफ। सबसे पहले हमने राइफलें असेंबल की, मैगजीनें लगाईं और फिर जरूरी सामान के थैले बनाकर उन्हें कंधों से कस लिया। अब तैयारियां मुकम्मल थीं। मैंने पूछा, उन रास्तों के बारे में जानते हो जहां से गुजर कर कैदियों के कटहरों तक पहुंचा जा सकता है? शॉर्टो ने कहा, हाँ चीफ, मुझे उस इलाके के बारे में सब कुछ मालूम है। इस दौरान यही कुछ तो करता रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इससे आगाह कर दूं कि उन लोगों को खोलने के बाद हमें अपनी फिक्र करना होगी। न जाने कब से वो कैदोबंद की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे 3 बार उस हिस्से में जाने का मौका मिला है और मैंने उनकी आंखों में नफरत की जो मशलें रोशन देखी हैं, उससे अंदाजा होता है कि अगर उन्हें रिहाई मिली तो वो कम से कम उस जजीरे पर एक भी ज़ीरूह को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जो उनके अलावा हो। चुनाचे हमें बहुत होशियारी से काम करना होगा। मैंने सवाल किया, तो फिर काम शुरू? उसने कहा, हाँ चीफ, हर चंद के वो हमारे हाथ से निकल जाएगा और एक शैतान जजीरे पर मौजूद तमाम शैतानों से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। लेकिन क्या किया जा सकता है, जो कुछ भी हाथ आ जाए। मैंने शॉर्टो से कहा, चलो। उसने कहा, 1 मिनट चीफ, पहले मैं यहाँ से निकल जाऊं। हर चंद के कोई मुझ पर निगाह नहीं रखता, लेकिन उसके बावजूद होशियार रहना जरूरी है। राहदारी के आखिरी सिरे पर मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। शॉर्टो अपना थैला अपने शानों से बांध कर बाहर निकल गया। मैं भी तैयारियां मुकम्मल कर चुका था। चुनाचे चंद लम्हों के बाद मैं भी कमरे से बाहर निकल आया और हम मुनासिब अंदाज में दूसरों को शुबे का मौका दिए बगैर आगे बढ़ने लगे। जिस रास्ते से आइवान फेरो मुझे वहां ले गया था, शॉर्टो ने वो रास्ता नहीं इख्तियार किया, बल्कि वो एक पतली सी सुरंग से गुजरकर उस इलाके तक पहुंचा जहां वो टेनिस कोर्ट नुमा जगह बनी हुई थी। चंद सीढ़ियों ने हमें ऊपरी हिस्से तक पहुंचाया और फिर हम उस टेनिस कोर्ट के दरवाजे के सामने थे। दरवाजे पर 2 मुसल्ला मुहाफिज मौजूद थे। हमें देखकर उन्होंने हाथों में पकड़ी हुई राइफलें सीधी कर लीं। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, बेवकूफ आदमी, मुझे नहीं पहचानते। मैं फेरो के साथ यहां आया था और उस वक्त तुम मौजूद थे। मुझे कुछ काम है। दोनों मुहाफिजों के हाथ झुक गए। बस इतना ही काफी था। जो ही राइफलों की नालें हमारे सीनों की समत से हटी, मैंने और शॉर्टो ने बैक वक्त उन पर हमला कर दिया और फिर उन्हें टेनिस कोर्ट के दरवाजे में रगेदते हुए अंदर दाखिल हो गए। हमने उन्हीं की राइफलें लीं और उनकी नालें उनकी गर्दनों पर रखकर पूरी कुव्वत से दबाने लगे। दोनों ने एक ही हरबा इख्तियार किया था। कटहरों में मौजूद कैदियों को जब आहटें महसूस हुई तो वो मामूल के मुताबिक जंगले के पास आ खड़े हुए और उन्होंने अपनी आंखों से ये दिलचस्प मंजर देखा। बेशुमार कहकहे उभरे, दबी दबी सिसकियां, आवाजें और कहकहे, जैसे वो इस मंजर से बहुत लुत्फानंदोज हो रहे हों। जरा सी देर में हमने अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया। दोनों मुहाफिजों की जबानें और आंखें बाहर निकल आई थीं। इंतहाई फुर्ती से मैंने अपने शिकार की जेबें टटोली और चाबियों का एक गुच्छा मुझे मिल गया। दूसरे मुहाफिज की जेब में जाहिर है चाबियां नहीं थी।
मैंने चाबियों का गुच्छा शॉर्टो की जानिब उछाला और उन कैदियों की राइफलें उठाकर एक समत फेंक दी। फिर उनकी लाशें भी घसीट कर एक कोने में डाल दी। शॉर्टो उन दरवाजों की जानिब बढ़ गया था जिनमें ताले लगे हुए थे। खूंखार वेश्यों की आंखों में इंतकाम की चमक थी। मैंने कुछ चाबियां उस गुच्छे में से निकाली जिन्हें शॉर्टो इस्तेमाल कर रहा था, और उसके बाद हम एक एक कटहरे का ताला खोलने लगे। ताले खोलने के बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता उनके दरवाजे खोले और आखिरी दरवाजा खोलते ही हम दोनों बाहर की तरफ दौड़ पड़े। कटहरों में बंद किसी कैदी ने बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी। वो झिझक रहे थे, लेकिन फिर एक दरवाजे में से 2 आदमी बाहर निकले। उनका अंदाज इतना मोहतात था जैसे उन्हें किसी धोखे का खदशा हो, लेकिन मतला साफ पाकर वो बरकरफ्तारी से बाहर की समत दौड़ने लगे। बड़ा ही हौलनाक मंजर था। कुछ नीम दीवाने जमीन पर रेंगते हुए बाहर आने की कोशिश कर रहे थे और कुछ दौड़ में दूसरों से आगे निकल जाने की कोशिशों में मसरूफ थे। उनकी चीखों से रोंगटे खड़े हो रहे थे। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो एक लम्हे के लिए रुके और फिर बरकरफ्तारी से बाहर निकल गए। हमें एक तरफ सिमट जाना पड़ा था और हम सुतूनों की आड़ में अपने आप को छुपाने में कामयाब हो गए थे। उन लोगों से हमें भी खौफ था। फिर राहदारी में पहला मुहाफिज उनका शिकार हुआ। उसने अपनी राइफल दीवार के साथ टिका रखी थी। इससे पहले कि वो हंगामे से आगाह होता, वहशी उस पर टूट पड़े। मुहाफिज ने इंतहाई फुर्ती से राइफल उठाकर 2 फायर किए थे, लेकिन उसके बाद उसके जिस्म के मुख्तलिफ टुकड़े फजा में उड़ते हुए नजर आए। उसे अलार्म का स्विच ऑन करने का मौका भी नहीं मिल सका था। हम दोनों अब यहाँ नहीं रुक सकते थे, चुनाचे बरकरफ्तारी से बैरूनी रास्ते की जानिब दौड़ने लगे। इस दौरान तमाम वहशी कैदी बाहर निकल गए थे। जब हम इस इमारत के सामने वाले हिस्से में आए तो हमने खौफनाक शोर और फायरिंग की आवाजें इमारत में और फिर उसके बाहर सुनी, लेकिन हम जनूबी समत में दौड़ने लगे थे। बाहर मौजूद मुहाफिज अब इस हंगामे से आगाह हो चुके थे और चीखों पुकार के साथ फायरिंग की आवाजें भी मुसलसल सुनाई दे रही थी। हम दोनों दरख्तों के झुंड की जानिब पहुंच गए। दफतन हमने एक शख्स को देखा। वो एक मुहाफिज था और दीवाना वार दौड़ रहा था और 6-7 नंग धड़ंग कैदी उसके ताकुब में आ रहे थे। वो फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चीख रहे थे और मुहाफिज को काबू करना चाहते थे। यहाँ से भागने की फिक्र में सरगर्दा होने की बजाय वो यहाँ मौजूद एक एक फर्द को अपने इंतकाम का निशाना बनाने में कोशां थे। इन लोगों को अगर कंट्रोल करके इस जजीरे से निकालने की कोशिश की भी जाती तो वो नाकाम रहती, क्योंकि जोश इंतकाम ने उनकी रगों में खून की जगह आग दौड़ा दी थी और वो अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने दुश्मनों की जिंदगी खत्म करने के दर पे थे। शॉर्टो की आवाज ने मुझे चौंका दिया। इधर आ जाओ चीफ, इधर, फुर्ती से। और मैं उसकी बताई हुई समत की जानिब दौड़ने लगा। वो जनूबी समत जा रहा था। उस मुहाफिज को वहशियों ने पकड़ लिया और इस तरह उछल उछल कर उस पर गिरने लगे जैसे शेर शिकार पर झपटता है। तेज दांतों से उन्होंने मुहाफिज के बदन को बुरी तरह उधेड़ डाला। उसकी दर्दनाक चीखें फजा में गूंज रही थीं। कैदी उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दांत गाड़ कर उसे उधेड़ रहे थे। उनकी नफरत इंतहा पर थी। बस यही मंजर मैं देख सका और उसके बाद हम उन लोगों से काफी दूर निकल आए। हमें जिस कदर जल्द मुमकिन हो सकता था उस जगह पहुंच जाना था जहां शॉर्टो के मुताबिक कश्तियां मौजूद थीं। मुहाफिज चूंकि कैदियों से उलझ गए थे और चारों तरफ से सिमट कर उन पर भी निगरान हो गए थे, इसलिए हमें अपने सफर में बहुत ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आई और हम निहायत बरकरफ्तारी से दौड़ते हुए बिलाखिर उस जुनूबी खाड़ी तक पहुंच गए जो समंदर से जजीरे में काफी दूर तक आई थी। उसके दोनों समत नाहमवार चट्टानें थीं जिन पर जगह जगह सीढ़ियां बनी हुई थीं। ये सीढ़ियां काई से इतनी खराब हो गई थीं कि उन पर अपने आप को संभालना मुश्किल होता, लेकिन उन लोगों ने सीढ़ियों के साथ रेलिंग लगाई थी जिसे पकड़कर ही सीढ़ियों पर कदम जमाए जा सकते थे। शॉर्टो ने एक हाई स्पीड बोट की जानिब इशारा किया और मैंने तायद में गर्दन हिला दी। बोट में उतरने के बाद मैंने इधर उधर देखा। शॉर्टो अपने काम में मसरूफ था। उसने फुर्ती से बोट का इंजन स्टार्ट किया और बोला, चीफ, और भी लोग यहाँ से फरार होने की कोशिश करेंगे, इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ 3 दस्ती बम इस्तेमाल करने चाहिए। मैंने शॉर्टो की बात से इत्तेफाक किया। स्पीड बोट स्टार्ट होकर थोड़ा सा आगे गई और खाड़ी के आखिरी सिरे पर पहुंचने के बाद शॉर्टो ने दस्ती बम निकालकर एक तरफ खड़ी हुई 3 बोटों की तरफ उछाल दिए। 2 दस्ती बम उस तरफ और एक बड़ी कश्ती की तरफ उछालने के बाद हमने राइफलों से उनके इंजनों का निशाना लेकर फायर किया। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था और उसके बाद शॉर्टो ने दोबारा बोट स्टार्ट करके बरकरफ्तारी से आगे बढ़ा दी।